मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करें। अभी लेक्चर नंबर 13 तक के हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या देखा? ग्रेविटी डैम्स का टिपिकल क्रॉस सेक्शन वी हैव सीन टिल नाउ इन लेक्चर नंबर 13. What is the typical cross section of a gravity dam? We have spent sufficient amount of time to just to understand the cross section of a gravity dam. After that we have also seen what are the various forces. Forces की बात हम कर ही रहे थे, जहां पे हमने तीन forces की बात कर ली. कौन कौन से तीन forces की बात की? Self weight of the dam, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और अपलिफ्ट फोर्स. सेल्फ वेट ऑफ द डैम, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और अपलिफ्ट फोर्स. अब हम आते हैं हमारे चौथे मेजर फोर्स पे, जिसका नाम है अर्थक्वेक फोर्स. चौथा फोर्स जिसका नाम है अर्थक्वेक फोर्स. अर्थक्वेक फोर्स भी एक मेजर फोर्स है भाई. जब भी लगेगा तो अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ा फोर्स जनरेट कर देगा. ठीक है, जिन भी एरियाज में अर्थक्वेक फोर्स लगेगा वो काफी बड़ा लग सकता है, तो इसलिए एक मेजर फोर्स जो आता है जिसको अकाउंट फॉर करना पड़ता है. अर्थक्वेक फोर्स में जाने से पहले हम ये देखते हैं भाई कि ये अर्थक्वेक का मतलब आप क्या समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एन अर्थक्वेक? बिफोर गोइंग इनटू द अर्थक्वेक फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेक. क्वेक वर्ड इज यूज्ड फॉर वाइब्रेशनल surfaces. This quake, earthquake means the vibration of the earth. What is the direction of the vibration? मतलब आपको कपकपी हो रही है तो आप एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट कपकपाओगे, वाई वाई एक्सिस के अबाउट कि जेड जेड के अबाउट? कोई डायरेक्शन होता है क्या वाइब्रेशन का? नहीं होता, राइट? वाइब्रेशन कैन हैपन इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. वाइब्रेशन ऑफ एनीथिंग कैन हैपन इन, वाइब्रेशन का मतलब ही यही है कि किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकता है. तो अब ऐसे में हम क्या करें, हम डिजाइन करने के लिए क्या करें? वाइब्रेशन कैन हैपन इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, दैट इज ऑल्सो अनसर्टेन. So how should we design a structure with respect to earthquake forces? So we should design with respect to earthquake forces by considering the worst possible scenario. Because if we are safe in the worst possible case, we will be safe in every other case. अगर हम कोई worst possible case में safe हैं, तो हम बाकी सारे cases में अपने आप safe हो जाएंगे. ठीक है, मतलब जो BMW के जो ओनर हैं, जो CEO हैं इस वक्त, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं. उसमें उन्होंने बोला था कि हमारी कार्स इतनी सेफ इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी कार में जो सबसे ज़्यादा जो डेलिकेट पार्ट होता है, जिसके फेलियर की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है, वो भी फेल तब होगा जब आपकी ये जो मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियाँ पूरी की पूरी उड़ जाएंगी. तब हमारा जो सबसे डेलिकेट पार्ट है, जो उनके नट बोल्ट्स होते हैं एक्सल के अलोंग, वो फेल तब होंगे. तो मतलब उनका जो, उन्होंने इतनी अच्छी सेफ्टी इंश्योर की है कि उनका जो सबसे डेलिकेट पार्ट है, जो सबसे प्रोन पार्ट है, वो भी अगर फेल मान लो रेगुलर कंडीशंस में नहीं होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर यानी तो मतलब पूरा उनका जो व्हीकल है जो बनाते हैं, वो भी नॉर्मल कंडीशंस में फेल नहीं होगा. सिंपल सी बात है. तो भाई यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. डिजाइनर का जो पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है. अ डिजाइनर शुड ट्राई टू सेफगार्ड under the worst possible scenario. If he is safe in the worst possible conditions, then it will be safe, the structure will be safe in every possible conditions. That is our basic theory here, right? So there we are marking some points here. यहाँ पे एक पॉइंट ये मार्क कर दे रहा हूँ. अब ये क्या किया मैंने, ये मैंने अर्थ को बीच से काट दिया. एक अर्थ है ना, उसको, हमारी अर्थ है, उसको बीच से काट दिया. एक सॉलिड सरफेस है, उसको बीच से काट दिया. आपको क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा. तो जिसको हम बोलेंगे सेक्शन. क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेक्शन ऑफ अर्थ. ये है सेक्शन ऑफ अर्थ. ये उस सेक्शन का सेंटर. सी क्या है? सी है सेंटर. ठीक. अब यहाँ पे क्या है, सरफेसेस में हम सब ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, सब कहाँ पे सरवाइव करते हैं? सरफेस पे. सारी लाइफ फॉर्म सरफेस पे सरवाइव करती है. ठीक बात है कि नहीं? सरफेस के जस्ट नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं. सरफेस के जस्ट नीचे देयर आर दीज टेक्टोनिक प्लेट्स थ्रू आउट. और ऐसा करके थ्रू आउट द अर्थ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर ऑन द सरफेस. देन दीज टेक्टोनिक प्लेट्स, यू नो, दे मूव ऑल्सो, एंड देन दैट टू वेरी वेरी स्लोली. और इसके पीछे का जियोलॉजिकल कारण है, बहुत सारे कारण है इसके पीछे के. ठीक है, तो विल नॉट गो इनटू दैट कि व्हाई टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं, तो ऐसे में जब दोनों के बीच में, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है,
तो ऐसे में अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नीचे के सरफेस में क्रिएट हो रहा है, उसी डिस्टरबेंस का प्रोपगेशन हमें सरफेस पे महसूस होता है. सो वी एक्सपीरियंस the disturbances caused beneath the surface, we experience it on the surface. So understand, for example, I am just taking that there is this point at which the disturbance is caused. This is the point at which the disturbance is caused. Okay, what you will call this particular point? You will call this particular point as our focus of earthquake. You will call this particular point as what? Focus of earthquake. हम क्या कहेंगे इसे? हम कहेंगे ये हमारा focus of earthquake है. और सेंटर और फोकस को ज्वाइन करती हुई अगर हम एक लाइन बना दें जो सरफेस को टच करती है, तो सरफेस पे जो पॉइंट आएगा, जिस जगह की बात हम कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. आप न्यूज में देखिए हो, एपिसेंटर यहाँ था, एपिसेंटर वहां था. अभी रिसेंटली दिल्ली में अर्थक्वेक आया तो एपिसेंटर था रोहतक, है ना. तो एपिसेंटर सरफेस का जो लोकेशन होता है, जो कि फोकस और सेंटर को एक्सपीरियंस लाइन को कनेक्ट करता हुआ जाता है, सरफेस पे टच करता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. तो जो एपिसेंटर होता है यहाँ, क्योंकि ये फोकस के सबसे नजदीक है, एपिसेंटर फोकस के सबसे नजदीक है, इसी वजह से एपिसेंटर पे जो वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज्यादा पड़ता है. वाइब्रेशन का इफेक्ट वहां पे सबसे ज्यादा पड़ता है. रिक्टर स्केल में अपन नापते हैं इसको, तो उस स्केल में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई पड़ती है इस एपिसेंटर पे होती है. वहां पे नुकसान होने की चांस भी सबसे ज्यादा होती है. आसपास के इलाकों में भी इसकी इंटेंसिटी रहती है, लेकिन एपिसेंटर से रिलेटिवली कम रहती है. ठीक है. तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल भूकंप के झटके लगेंगे. अगर मान लो कहीं पे यहाँ पे भूकंप के झटके लगेंगे तो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे. मान लो कि कोई एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट है और भूकंप का एक्सपीरियंस इस पे भी हो रहा है, मतलब इस पे भी भूकंप आ रहा है. हम हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे चेयर पड़ी है, यहाँ पे डस्टर है, सब ऑब्जेक्ट्स में भूकंप होगा, पंखों में होगा, हर जगह होगा. तो ये जो भूकंप होगा या जो झटके लगेंगे, हम क्या करते हैं, हम एज पर हमारे आईएस कोड चलते हैं इसके एनालिसिस में. एज पर कौन सा आईएस कोड है? एज पर आईएस 1893. एज पर आईएस 1893 अर्थक्वेक फोर्स को हम कंसिडर कहां पे करते हैं? एट द सीजी ऑफ द बॉडी. अर्थक्वेक फोर्स को कहां पे लगता हुआ मानते हैं? अर्थक्वेक फोर्स को लगता हुआ मानते हैं एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये इस बॉडी का सीजी है, तो हम कहेंगे कि अर्थक्वेक का जो फोर्स है, लेट अस कॉल दैट फोर्स एज एफ, दिस विल बी एक्टिंग एट द सीजी ऑफ द बॉडी. ठीक है. ये सबसे इजीएस्ट वे होता है, सबसे आसान तरीका होता है हमारे बॉडी में अर्थक्वेक फोर्सेस को एनालाइज करने का. ठीक. अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स को हम लिखेंगे जैसा हम लोग हमेशा से लिखते आ रहे हैं. क्या लिखते आ रहे हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लिखते हैं कि नहीं? फोर्स इनटू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक को अल्फा लिखते हैं. अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक. इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है. ये मैं बिल्कुल आईएस 1893 के हिसाब से चल रहा हूं, आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हो. ठीक है. इसके बारे में आप लोग आरसीसी में और भी पढ़े होंगे या फिर पढ़ लेंगे बाद में. ठीक है. जहां पे आप अर्थक्वेक फोर्सेस को, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां पे. तो अल्फा इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक. ठीक है. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू अल्फा. ये जो फोर्स इसमें लग रहा है m इंटू अल्फा, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन को हमने नोटेशन दे दिया अल्फा. सो फोर्स विल बी सिंपली मास इंटू अल्फा. नाउ हाउ डू वी राइट डाउन मास? वी राइट डाउन मास एज, मास को कैसे लिखते हैं? वेट बाय जी लिखते हैं कि नहीं? अगर मैं इस बॉडी का वेट बोलूंगा तो वेट ऑफ द बॉडी दैट इज W इज इक्वल टू मास इंटू जी. क्या मास ऑफ द बॉडी इंटू जी होगा कि नहीं होगा? और अगर ये मास इंटू जी होगा तो मास क्या हो जाएगा? W बाय जी. तो इसको क्या लिख सकते हैं? W बाय जी इंटू अल्फा लिख सकते हैं. W बाय जी इंटू अल्फा. कैन वी राइट डाउन W बाय जी इंटू अल्फा इन प्लेस ऑफ मास इंटू अल्फा? यस. नाउ एज पर दिस IS कोड, alpha is designated as a fraction of acceleration due to gravity.
अल्फा इज डेजिग्नेटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या है, बीच बीच में थ्योरी है, तो बीच बीच में थ्योरी मैं कैसे डिक्टेट करूंगा, तो मैं पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली बोर्ड से लिख लेंगे। बीच बीच में एक एक सेंटेंस में डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो अल्फा इज डेजिग्नेटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे। तो कैसे फ्रैक्शन, अल्फा इज इक्वल टू के इंटू जी लिखा जाता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये आपने सुना भी होगा जनरली, pilots when they fly an aircraft they experience an acceleration of 2g, 3.5g, 4g. So what they are doing is, g is something which we can physically interpret. When we say the gravitational force or the gravity in the moon is 1/6 the gravity of earth, so we tend to easily say, if we say some value कि gravity of moon is 1.9 meter per second square, it won't be easily interpretable. Is it a word, interpretable? I don't know. मतलब आप इसको जल्दी आसानी से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है जब सिर्फ वैल्यू के टर्म्स में बोलते हैं, लेकिन हम जी से रिलेट करके बोलते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है जब हम जी से रिलेट करके बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी किया गया है। क्या किया गया है कि अल्फा को डेजिग्नेट किया गया है as a fraction of acceleration due to gravity, and this k which is introduced here is called as seismic coefficient. This k is called as seismic coefficient. ये k की वैल्यू कैसे निकली? This k value has been prepared by a thorough modeling. A thorough modeling, मॉडल्स बनाए गए अलग अलग जगहों के, थॉरो मॉडलिंग की गई और उसके बाद k की वैल्यूज को प्रपोज किया गया। k की वैल्यू यूजुअली 0.1 से 0.2 के बीच में वेरी करती है, यूजुअली है ये 0.1 से 0.2 के बीच में वेरी करती है। बाकी k की वैल्यू हमको याद नहीं करनी है क्योंकि हर जगह का k का वैल्यू बहुत अलग अलग होता है। कहीं पे 0.118 होगा, कहीं पे 0.123 होगा, कहीं पे 0.138 होगा, तो अलग अलग k की वैल्यूज होंगी। 0.1 से 0.2 यूजुअली वेरी करता है। तो इसी कारण k की वैल्यूज हमको याद नहीं करनी है, बस आपको समझना है कि k इज समथिंग which accounts for this particular fraction, ये fraction, तो fraction of whom, fraction of acceleration due to gravity. Now when we will substitute it here, the force will become W by G multiplied by K into G, and therefore force will be simply K times W. That's it. earthquake force देखो कितना सिंपल आ गया, earthquake force कितना simplified वे में हमने लिखा। Simply earthquake force is k times w, that means seismic coefficient multiplied by weight. You find out the weight of any body, like for example we have dam, we find out the weight of dam multiplied by k, we get the force due to earthquake. But remember, every force will have some components in various directions. Every force will have some components in various directions. The directions of this the direction of the components of this force which is actually useful to us, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, कंपोनेंट का डायरेक्शन जो हमारे काम का है, वो है एक अलोंग द अर्थ सरफेस, एक है अलोंग द अर्थ सरफेस और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। एक है अलोंग द अर्थ सरफेस और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हमारे काम का जो इसका कंपोनेंट है, एक है अलोंग द सरफेस जिसको हम लोग कहेंगे FH, एक है परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसको हम कहेंगे FV, ठीक है। FH क्या होगा? FH होगा force due to earthquake in which direction? Force due to earthquake in horizontal direction, in horizontal direction, ठीक है। मतलब ये कंपोनेंट है नेट फोर्स का, नेट फोर्स का क्या है? कंपोनेंट है। FV क्या है? फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक, फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक इन विच डायरेक्शन? इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। जैसा IS 1893 में K का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से, जैसा K का वैल्यू IS 1893 में दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से सीज्मिक कोएफिशिएंट हॉरिजॉन्टल और सीज्मिक कोएफिशिएंट वर्टिकल भी दिया हुआ है। KH और KV वैल्यू भी दिया हुआ है।
तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एच इज इक्वल टू के एच इंटू डब्ल्यू, एफ वी इज इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू। जब सिर्फ के लिखा गया है तो के विल बी डेजिग्नेटिंग जस्ट, के जो डेजिग्नेट करेगा वो होगा हमारा सीज्मिक कोएफिशिएंट, जो कि नेट फोर्स से नेट फोर्स को निकालने में काम आएगा। के डेजिग्नेट करेगा सीज्मिक कोएफिशिएंट, जो कि नेट फोर्स को निकालने में काम आएगा। के एच और के वी यूज होंगे जब हमें निकालना होगा फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए के एच क्या है, के एच को कहेंगे हम सीज्मिक कोएफिशिएंट, सीज्मिक कोएफिशिएंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल सीज्मिक कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, और केवी को हम कह देंगे वर्टिकल सीज्मिक कोएफिशिएंट, वर्टिकल सीज्मिक कोएफिशिएंट। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, गॉट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम क्या करेंगे, बात समझिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे डैम है, हम हैं, कोई भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली उसका वेट और मल्टीप्लाइड बाय आवर गिवन के एच एंड के वी वैल्यूज ले लेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। लेकिन फोर्स इज नॉट सिंपली द वैल्यू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देयरफॉर वी शुड डिफाइन इट्स डायरेक्शन आल्सो। यहां से समझ में आ रहा है कि हम यहां से वैल्यू ले लेंगे। वैल्यू कैसे ले लेंगे, हमें मालूम है डैम का वेट कैसे निकालते हैं, के एच के वी दिया रहेगा, हम निकाल लेंगे भाई। जैसे समझो बात को, ये आ रहा है ना बोर्ड में, है ना? हाँ, तो देखो जैसे मान लो ये डैम है, अब डैम का हम वेट निकालना जान रहे हैं, हम क्या करेंगे, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, वेट निकाल लिए भाई, ये वेट है W1, ये वेट है W2, ये सब निकाल लिया गया। अब वेट तो आ गया अपने पास, फोर्स भी निकाल लोगे, टोटल W बोल दोगे, W1 प्लस W2। अब पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, के एच इंटू डब्ल्यू। वर्टिकल फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक की वैल्यू आप बोलोगे के वी इंटू डब्ल्यू। लेकिन भाई लगेगा कहाँ पे, लगेगा सीजी पे, लगेगा सीजी पे, मतलब इसका ओवरऑल सीजी। या तो आप इंडिविजुअली सीजी लोकेट करके आप यहाँ पे W1 का फोर्स दिखाओ, W2 का अलग अलग फोर्स दिखा दो, या फिर एक ओवरऑल सीजी अगर लोकेट कर सकते हैं आप, तो ओवरऑल सीजी कहीं पे यहाँ पे हो, मान लो लोकेट कर लो अगर चाहो तो ऐसे करके आप वहां पे यहाँ पे बोलोगे इस सीजी में लगेगा एफ एच और एफ वी। लेकिन ये पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन, अब मैं इसको, इस फोर्स को आगे की तरफ दिखाऊं एफ एच, कि इसको पीछे की तरफ दिखाऊं एफ एच, इसको वर्टिकल फोर्स को ऊपर की तरफ दिखाऊं एफ वी, कि नीचे की तरफ दिखाऊं एफ वी, समझ रहे हो? तो डायरेक्शन कौन सा लेना होगा, डायरेक्शन वो लेना होगा जिसमें खतरा सबसे ज्यादा होगा, समझ रहे हो, जिसमें फेलियर की चांसेस सबसे ज्यादा होंगी। वी हैव टू टेक दैट डायरेक्शन which will give us the worst possible condition, worst possible scenario. So now we will talk about the direction. This is what about the value, where it acts at the CG. What you can do, you can individually find the CG and you can apply those forces there individually. Maybe if you want, you can find out an overall CG and you can apply the overall force FH and FV at the CG like I have just shown here. If you can find out, you can do that. However, force is not simply the value, it is also the direction, my dear friends. And therefore, right now, we have to talk about what? We have to talk about the direction of the earthquake force. So, see here, earthquake force. यहाँ पे लेकर आओ, आ गया? हाँ, earthquake force is acting, बात समझिएगा, अर्थक्वेक फोर्स। एक बात बताओ, धरती हिल रही है, नीचे की धरती ऐसे 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 ऊपर नीचे आगे पीछे हिल रही है, तो धरती हिलेगी तो सिर्फ डैम के नीचे की हिलेगी क्या? अगर धरती हिलेगी तो डैम के नीचे की भी हिलेगी और पानी के नीचे की भी हिलेगी, हिलेगी कि नहीं? ऐसे पर्सनली डैम के नीचे की धरती हिलेगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा। सो इफ द वाइब्रेशन विल हैपन, इट विल हैपन बिलो द डैम ऑल्सो, below the water also. Water is there na on the head side, on the tail side, that's why the dam is made, to store water.
So consider that water is also there in a general scenario, right? And be prepared for that kind of general scenario, right? So earthquake force will happen, will occur on the dam, will also occur on water, on the dam, on the water. Now on the dam it will be exerted in vertical direction as well as in the horizontal direction, isn't it? In horizontal direction, horizontal direction. Which kind of forces, which kind of forces will be generated on the dam body due to earthquake in vertical and horizontal direction? मैं फिर से पूछूंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में समझ रहा हूं कि शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो which kind of forces will be generated on the dam body by the earthquake force in vertical and horizontal direction? किस टाइप के फोर्सेस होंगे, कौन से फोर्सेस होंगे, क्या बोलते हैं उनको, जोर से सोचो, क्या बोलते हैं उनको? बोलते हैं inertial forces. Which type of forces? Inertial forces. Inertial forces. Due to its own inertia, a body at rest tries to be at rest unless and until an external force is applied. A student at rest tries to be at rest unless and until teachers pushes him. चल भैया काम करो, है ना? क्लास में बैठते हैं तो पुशिंग मिलती रहती है, घर पे खुद को पुश करो, है ना? तो ये जो इनर्शियल फोर्स है, इनर्शियल फोर्स है दोस्तों, ये डैम के खुद के इनर्शिया की वजह से है। अब इसके नीचे की धरती आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही है, तो इसके खुद के इनर्शिया की वजह से इसमें भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिखाई पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, एक्सपीरियंस करेगा ये, है ना? हमको थोड़ी दिखाई पड़ेगा, एक्सपीरियंस करेगा, सही बात है। सिमिलरली पानी में भी तो होगा, पानी में होगा इन अगेन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो पानी में जो अर्थक्वेक फोर्सेस की वजह से डिस्टरबेंस होगा, इन फोर्सेस को क्या कहा जाएगा? ये लिक्विड है, लिक्विड है, इसीलिए इन फोर्सेस को लिक्विड में बोला जाएगा हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस, और यहाँ पे इनर्शियल फोर्सेस है, वो भी इनर्शियल फोर्सेस ही, क्योंकि पानी में है और डायनामिक नेचर का है, पानी का मूवमेंट हो जाएगा, इधर उधर रैंडम मोशन होगा पानी का, तो ऐसे में उसको बोलेंगे हम हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस, और ये है टेक्निकली स्पीकिंग इनर्शियली, टेक्निकली स्पीकिंग हाइड्रोडायनामिक। Now we have to consider our directions. This is what about the value and what we have to consider. Now we have to talk about our directions. आप क्या करिए, सबसे पहले भैया यहां से दिखाओ, यहां से दिखाओ, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से कहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, अब उसके बाद फिर आगे से ले आओ, रोक देना हर जगह पे, मूव मत करते रहना, थोड़ा सा चला के रोक दो, फिर थोड़ा चला के फिर रोक दो, ठीक? क्लियर? चलो, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर डायरेक्शंस। यही थ्योरी है यहाँ पे जो मैं बोर्ड में सब लिखते ही चला जा रहा हूँ, ठीक है? यही लिखना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन आती है तो डिक्टेट करना मुश्किल होगा, तो यहीं पे लिख दिया मैंने सारा। चलिए अब हम आते हैं हमारे earthquake forces on dam। earthquake forces कहां पे? डैम पे। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। एक एक करके सभी को देखते हैं, सारे केसेस को बारी बारी से, ठीक है? तो earthquake forces on dam in vertical direction। चलो आप ही बताओ, सोचो, दिमाग लगाना, ठीक है? देखो अभी सिर्फ डैम पे फोकस करेंगे, और मान के चलो कि रिजर्वायर जो है, अभी फिलहाल पानी वानी कंसिडर करने का कोई खास मतलब लग नहीं रहा है, चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन तब होती है
जब पीछे से मैक्सिमम फोर्स आ रहा हो और इधर पे पानी नहीं हो। वैसे टेक्निकली पानी होता है, बात समझ लो, टेक्निकली वाटर इज देयर, लेकिन हमें तो वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि नहीं रहना है। तो हम वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के प्रिपेयर्ड रहेंगे कि इस तरफ से जबरदस्त फोर्स आ रहा है और इस तरफ से इस कोई फोर्स नहीं है। तो ऐसे में डैम के स्लाइडिंग की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। दोनों केसेस में हम सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है। टेल वाटर नहीं है, हेड वाटर इतना है कि वो जबरदस्त फोर्स दे रहा है, ये मान लो। तो हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग फोर्स बहुत हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहो। फिर आप मेरे को ये मत पूछना कि सर यहाँ पे टेल वाटर तो होता है, यहाँ पे तो आपने टेल वाटर नहीं लिया। इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर टेल वाटर दोगे तो वो इस फोर्स को काउंटर करने लग जाएगा, ये रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आप डिजाइनर हो, अभी अभी अपने अंदर का डिजाइनर को बाहर निकालो। और डिजाइनर किस केस के लिए डिजाइन करके चलता है? वर्स्ट केस के लिए। तो वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन पे अपने को देखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे इस केस में अर्थ मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। अर्थ किस तरफ मूव करी? अर्थ मूव्स अपवर्ड। अर्थ मूव किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जो झटका लगा डैम को, देखो नेट फोर्स का कोई भी डायरेक्शन हो, क्या पता नेट फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स का क्या पता नेट फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ये जमीन की बात कर रहा हूं मैं, धरती के नीचे किधर बात हो रही है? टेक्टोनिक प्लेट्स की बात। ये पूरा टेक्टोनिक प्लेट वाला एरिया है, ठीक। हो सकता है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो सकता है नेट फोर्स इधर हो, लेकिन भैया उसका एक कंपोनेंट या तो ऊपर की तरफ हो सकता है, जैसे इन दोनों का कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, और इन दोनों का कंपोनेंट नीचे की तरफ हो सकता है कि नहीं? तो हम तो भाई नेट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ हो सकता है। अच्छा, ऊपर नीचे के अलावा वर्टिकली कहीं और हो सकता है क्या? वर्टिकली या तो ऊपर होगा तो नीचे होगा, कोई थर्ड केस है क्या? नहीं। तो उसके बाद ये देखो, अर्थ मूव्स डाउनवर्ड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ राइट नाउ। So there are so many components, there are so many directions of the forces, and there can be so many components also. Either the components might be horizontally in the forward direction, horizontally in the backward direction, vertically in the upward direction, vertically in the downward direction. So I am taking all the conditions so that we can refer to our worst possible condition, ठीक है। सो अटेंटिवली सुनो, बहुत ज्यादा अटेंटिवली, समझ रहे हो? बी वेरी वेरी अटेंटिव, राइट। नाउ यू टेल मी, विच वन डू यू थिंक इज अ वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन? इन दोनों में से कौन सी खराब कंडीशन है? थोड़ी सी ज्यादा खराब कौन सी लग रही है? क्रिटिकल कंडीशन जिसको मैं कह सकता हूं, जिसके लिए मुझे प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है कि अगर इस केस में अगर हम बच गए तो हम दूसरे केस में तो बच ही जाएंगे। कौन से? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड, राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेकंड। ऐसा सोचो जैसे लिफ्ट में आप हो, है ना? ऐसा सोचो कि लिफ्ट में आप होते हैं और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, और आपने नीचे जाने का बटन दबाया। आपको किधर जाना है? नीचे जाना है। तो जैसे आप नीचे जाने का बटन दबाते हैं, लिफ्ट किस तरफ एक्सेलरेट करती है? नीचे की तरफ। आपको हल्का सा वेटलेसनेस लगता है कि नहीं? हल्का सा वेटलेसनेस लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? जो हल्का सा वेटलेसनेस फील होगा, एक्चुअली क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कांटेक्ट रिड्यूस हो रहा है लिफ्ट के साथ। लिफ्ट तुरंत एक्सेलरेट कर गई, आप उतनी जल्दी एक्सेलरेट नहीं कर पाए क्योंकि आपका खुद का इनर्शिया था। You were trying to be at rest unless or until an external motion is applied to you. So here also the same thing. There will be that, उस मोमेंट पे क्या होगा जब अर्थ झटका देगा इसको ऊपर की तरफ, तो इसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा नीचे की तरफ। जब इसको अर्थ झटका देगा नीचे की तरफ, इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा किधर? ऊपर की तरफ। हल्कापन महसूस होगा। कहां पे लग रहा होगा? सीजी में। तो मैं मान ले रहा हूं यहां कहीं पे सीजी है, ओवरऑल का, ओवरऑल वेट का सीजी मैं यहां पे मान रहा हूं, मान सकता हूं, ठीक है। तो मान लिया। अब देखो, अगर यहां पे लग रहा है तो यहां पे वेट भी नीचे लग रहा था, और अर्थक्वेक का फोर्स जो एफवी है वो भी नीचे लग रहा है। यहां पे एफवी ऊपर की तरफ लग गया और वेट तो नीचे लगता ही है। तो यहां पे जो नीचे की तरफ नेट लग रहा है वो नेट वेट कम हो गया कि नहीं? W माइनस एफ वी हो गया। यहां पे क्या हुआ? यहां पे W प्लस एफ वी हो गया।
यहाँ पे W माइनस एफ वी हो गया, यहाँ पे W प्लस एफ वी हो गया नीचे की तरफ। तो जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं दोस्तों, बात समझना बड़े ध्यान से, कांटेक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो मूवमेंट करेगा, स्लाइड करेगा, नहीं करेगा, वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर जाते हैं। नॉर्मल फोर्स पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़े ना, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है, तो ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर कोई हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम फोर्स लगाते हैं मूव करवाने के लिए इस ब्लॉक ऑफ कुछ भी वुड है या जो भी है, कोई भी मटेरियल है, उसको मूव करवाते हैं, तो जो रेजिस्टेंस मिलता है हमें वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है कि नहीं। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि ऊपर से कोई और फोर्स नहीं लगा रहा हूं मैं, तो अभी जो एन होगा वो इसका खुद का वेट होगा कि नहीं होगा। इसलिए तो एक भारी मान लो एक फॉर एग्जांपल भारी आप बॉल ले लो बड़ा सा, और एक हल्का बॉल ले लो बड़ा सा, तो भारी बॉल को धक्का दोगे तो उस पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा। तो म्यू इंटू एन यानी कि म्यू इंटू डब्ल्यू की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस किसका, स्लाइडिंग करने का। तो अगर आपका नेट नीचे की तरफ का वेट रिड्यूस हो गया है, कोई ऐसा कंपोनेंट जिसने आपके वेट को कम कर दिया इफेक्टिवली, W इफेक्टिव कहूंगा उसे, W सेल्फ वेट तो अभी भी वही है, लेकिन क्योंकि अपवर्ड एक वर्टिकल फोर्स आ गया जिसने सेल्फ वेट को रिड्यूस कर दिया, तो ऐसे में नॉर्मल फोर्सेस कम हो गए कि नहीं। अब ये W यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ और लग गया, तो यहाँ पे W माइनस एन लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू डब्ल्यू माइनस एन। रेजिस्टेंस कम आ गया कि नहीं। अब कम फोर्स लगाने पे ही ये मूव कर जाएगा कि नहीं। सेम हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी पीछे पानी है। अब अगर इस केस की मैं बात करूं तो शायद यहाँ पे स्लाइडिंग की चांस बढ़ जाए, तो यहाँ पे मोर चांस ऑफ स्लाइडिंग मैं कहूंगा। क्या कहूंगा, आप भी कहोगे यही, मैं नहीं कह रहा, आप भी बोलो मोर चांस इन स्लाइडिंग, इन नहीं ऑफ, मोर चांस ऑफ स्लाइडिंग। सिंस देयर इज मोर चांस ऑफ स्लाइडिंग, दिस बिकम्स अवर क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब यह है कि आप प्रिपेयर्ड रहो इस कंडीशन के लिए, प्रिपेयर्ड रहो इस कंडीशन के लिए। जैसा कि मैं बोल रहा हूं प्रिपेयर्ड रहो गेट के एग्जाम के लिए कि वो फरवरी में ही होगा जिस समय पे वो हमेशा से होता है। प्रिपेयर फॉर दैट वर्स्ट कंडीशन कि ये वो डिले नहीं हो रहा है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो तो अगर डिले हो गया तब तो भैया ऐसे ऐसे करने लग जाओगे, है ना, खुश हो जाओगे कि डिले हो गया, डिले हो गया। एनीवेज, तो ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए हमने डिजाइन किया कि भले ही मान लो वर्टिकल फोर्स आ गया, तब भी वेट इतना जबरदस्त है कि अभी भी स्लाइड नहीं करेगा। तो ऐसे में इस केस में भी स्लाइड नहीं करेगा। तो जो डायरेक्शन आप कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग योर एनालिसिस, मे बी ड्यूरिंग योर डिजाइन, जब आप, हम तो अभी डिजाइन तो नहीं करने वाले, लेकिन हम समझ रहे हैं कि एनालाइज भी करेंगे, सेफ्टी ऑफ्टी चेक करेंगे, तो अपन इस फोर्स को ऊपर लगा के देखेंगे कि अगर ऊपर लगा के देख रहे हैं और फिर भी सेफ है, तो अगर नीचे लग रहा होगा ये फोर्स तो भी सेफ होगा कि नहीं, हो जाएगा। यस, सो चलो इंग्लिश में बताऊं क्या, बता देते हैं। देखो, what is happening here is that we are not applying, the earth is applying a force in the opposite direction. So the earth is moving downwards, this force is also acting upwards, therefore there is a net reduction in the weight. Since there is a net reduction in the weight, there is more chance of sliding. Since there is more chance of sliding, it becomes our critical condition, because if we are ready for such condition and the dam is designed in such a way that in this condition it is still safe, in this condition it will definitely be safe. So when it is asked to analyze by considering earthquake forces also, consider the vertical force on the dam in which direction? In the upward direction, due to earth moving in which direction? Earth moving in downward direction, just like this. Okay, right. The next one is, अगला है यही, earthquake force on dam in which direction? Horizontal direction. So earthquake force on dam in horizontal direction. Earthquake force on dam in horizontal direction. अब आप लोग बताइए, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अब आप लोग बताना। इसी तरह का केस ले करके चलो कि भाई पानी का यहाँ पे जबरदस्त फोर्स आ रहा है, यहाँ पे बचाने के लिए कोई नहीं है,
ठीक है, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अर्थ मूव्स, अर्थ मूव्स टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम, टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम, और यू कैन से सिंपली डाउनस्ट्रीम। अर्थ मूव्स डाउनस्ट्रीम, या फिर ऐसा कह सकते हैं अर्थ मूव्स अवे फ्रॉम रिजर्वायर, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं अर्थ मूव्स अवे फ्रॉम रिजर्वायर। ये है रिजर्वायर, ये है रिजर्वायर, तो मैं बोल सकता हूं अवे फ्रॉम रिजर्वायर टुवर्ड्स द रिजर्वायर, बोल सकता हूं, है ना। तो अवे फ्रॉम रिजर्वायर, बात एक ही है, ये कहो या ये कहो। सिमिलरली यहां पे अर्थ मूव्स अपस्ट्रीम, अर्थ मूव्स अपस्ट्रीम, मतलब अर्थ का मूवमेंट नेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, अर्थ मूव्स अपस्ट्रीम, ठीक है। अब आप बता दो, अब आप जान रहे हो कि भाई इसका सीजी मान लो यहाँ पे कहीं पे है, तो अर्थ मूव अगर डाउनस्ट्रीम साइड करेगा तो इसका इनर्शियल फोर्स किस तरफ होगा जी, ये होगा पीछे की तरफ। इफ द अर्थ इज मूविंग इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, जैसे कि इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ कारपेट, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ कारपेट and that bhaiya don't like me because I tell him always to keep camera here and there, भैया समझ रहे हो, मान लो मेरे नीचे कारपेट रखा है, मान लो मेरे नीचे कारपेट रखा है, ठीक है, और क्योंकि आप मेरे को पसंद नहीं करते तो आपने क्या किया, मेरा कारपेट पीछे से खींच लिया है, बोला सर को गिराओ तो फिर अगर मान लो ऐसा किसी ने किया तो मेरी टेंडेंसी किधर गिरने की होगी, आगे की तरफ। कोई वहां से खींचेगा तो मेरी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ, है ना। वही चीज यहां पे हो रही है। क्या हो रहा है कि अर्थ मूव्स डाउनस्ट्रीम सो द डैम विल हैव इट्स रिएक्शन ऑन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। सिमिलरली यहां पे दिस विल बी हैविंग इट्स रिएक्शन इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। तो ये हमारा FH लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे FH। किस केस में बताइए स्लाइडिंग की चांस ज्यादा है, इन विच ऑफ दिस केस स्लाइडिंग इज मोर, स्लाइडिंग किस में ज्यादा है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी किस में ज्यादा है, आप बताओ, आप बताओ, बिल्कुल सही जवाब, बताओ। भैया ने जवाब दे दिया, तुम लोग तो दे ही दोगे दूसरे वाले में, क्योंकि इसमें फोर्स आगे की तरफ ज्यादा लग रहा है, इसमें ये और ये दोनों ज्यादा लग रहा है, ये स्लाइडिंग की चांस ज्यादा है, और यहां पे स्लाइडिंग की चांस जो है ये कम है, समझे। तो इसी वजह से ये हमारा क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है, बिकॉज यू हैव मोर चांस ऑफ स्लाइडिंग। यू कैन थिंक ऑफ ओवरटर्निंग ऑल्सो, बट मैं अभी एक एस्पेक्ट को सोच के बता रहा हूं। ओवरटर्निंग भी सोच सकते हो, उसे पलटने की चांस भी ज्यादा है, ओवरटर्निंग भी सोच सकते हो। तो मोर चांस ऑफ स्लाइडिंग एंड देयरफॉर इट बिकम्स अवर क्रिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग डिजाइन। ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है ड्यूरिंग डिजाइन। तो जब कभी भी आपको एनालाइज करने के लिए बोले फॉर सेफ्टी ऑफ द डैम, यू अप्लाई दिस horizontal force in the forward direction in CG, consider the reservoir to be completely full, don't consider this water, and if you are safe in this condition, you are safe in every other condition। कोई भी और कंडीशन उठा लो, हर कंडीशन में आप सेफ हो जाएंगे। आते हैं तीसरे केस पे, अर्थक्वेक फोर्स क्या ऑन वाटर, अर्थक्वेक फोर्स ऑन वाटर इन विच डायरेक्शन, इन पहले ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अर्थक्वेक फोर्स ऑन वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पानी पे भी तो लगेगा, पानी पे भी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। अब जैसे पानी की बोतल है ना, तो अब ये लिक्विड है, अब ये अर्थ क्या है इसके लिए, बॉटल है और अंदर पानी है। अब इसको मैं मूव करूंगा तो पानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं, अपनी अपनी बॉटल हिला के देख लो, चेक कर लो, ठीक है। अब यहां पे अर्थक्वेक फोर्स ऑन वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे लेंगे, अर्थक्वेक फोर्स ऑन वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे लिया जाएगा, ये देखो ऐसा। वर्स्ट कंडीशन हम जान रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन तब होगी जब किसी ना किसी तरीके से पानी जो है डैम को एक एक्स्ट्रा फोर्स दे दे। एक फोर्स तो दे ही रहा है, कौन सा फोर्स दे रहा है, हाइड्रोस्टैटिक,
मैंने कल ही समझाया था आपको, लास्ट सेशन में मतलब समझाया था कि 0 से लेकर के गामा डब्ल्यू एच, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन तो होता है, ये तो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में है तो इतना फोर्स तो लग ही रहा है. डज इट डिपेंड अपॉन द शेप हियर? नो, इट विल ऑलवेज बी लाइक लीनियर. सही बात है. तो ये तो कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डैम. क्या क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन डैम, मतलब ठहरे हुए पानी का कांटेक्ट फोर्स. लेकिन अगर मान लो कि अर्थक्वेक आने लग गया किस डायरेक्शन में, अर्थ मूव्स अपस्ट्रीम. अगर अर्थ मूव करने लग गई अपस्ट्रीम, जैसा कि यहां पे हो रहा है अपस्ट्रीम, तो अर्थ यहां पे मूव कर गई अपस्ट्रीम, तो पानी का एक और जोर या धक्का लगेगा. पहले तो पानी टिका हुआ है दीवार की मदद से, डैम की वॉल की मदद से पानी टिका हुआ है, तो वो तो एक कांटेक्ट फोर्स लगा ही रहा है. सो देयर इज दिस वाटर which is already exerting a contact force, but when the earth below it is also moving in some direction, apart from contact it will also exert an extra force because it is trying to push that wall further, and that force, my dear friends, is called as hydrodynamic force. That is called as hydrodynamic. Why it is called as dynamic? Because it acts momentarily, it does not act for a long time, it acts momentarily. And as per von Karman, fluid में भी आप लोग पढ़े हैं von Karman integral equation and all, as per von Karman they gave the variation as like this, sort of a parabolic variation but not a complete parabola. They gave a variation like this. This is how they gave the variation of the which force, of the hydrodynamic. So I'll write down von Karman hydrodynamic distribution. Hydrodynamic distribution. Von Karman hydrodynamic distribution. And they suggested that, उन्होंने एनालिसिस किया, मॉडल्स प्रिपेयर किए, एंड दे सजेस्टेड दैट दिस होल फोर्स विच इज कॉल्ड एज hydrodynamic force, I am representing it by this PhD, hydrodynamic, because we already know, ये हमें पहले से मालूम है कि एक P तो लग ही रहा है, कहीं पे h/3 हाइट पे एक P लग रहा है कि नहीं, ये हमने देखा था लास्ट सेशन में कि h/3 हाइट पे P तो लग ही रहा है, वो हाइड्रोस्टैटिक है, ठहरे हुए पानी का. लेकिन अब पानी के पास और एनर्जी है जिसकी चलते वो और धक्का दे रहा है, किसको, डैम को, तो वो है हमारा हाइड्रोडायनामिक फोर्स. ये पीएचडी की वैल्यू, पीएचडी क्या है, हाइड्रोडायनामिक फोर्स, ब्लैक से लिख देता हूं, हाइड्रोडायनामिक फोर्स, पीएचडी, इसको दिया जाता है 0.555 गामा डब्ल्यू के एच इंटू एच स्क्वायर इंटू 1, ऐसे दिया जाता है पीएचडी का वैल्यू. पीएचडी का वैल्यू 0.555 गामा डब्ल्यू के एच. व्हाट इज के एच? वी नो राइट, हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट. के एच इज नथिंग बट horizontal seismic coefficient. Seismic coefficient. And what is H? H is the total height of water. ये है H जो हमने कल एस्टैब्लिश कर दिया है कि H ये रहेगा हमारा. इस तरीके से उन्होंने आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये दिया. कितनी हाइट पे लगता है वो भी उन्होंने बता दिया. ये लगता है 4h अपॉन 3 पाई हाइट पे. कितनी हाइट पे लगता है? 4h अपॉन 3 पाई हाइट पे लगता है. कितनी हाइट पे? 4h अपॉन 3 पाई हाइट पे लगता है. तो ये है हमारा हाइड्रोडायनामिक फोर्स. हाइड्रोडायनामिक फोर्स. अब ऐसा नहीं करेंगे जब अर्थक्वेक फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे बोलेगा तो यही निकाल दिए, ऐसा नहीं है. अभी भी कांटेक्ट में है तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा. जब आप दोनों को ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा टोटल पीछे से जो फोर्स आ रहा है. मतलब समझ रहे हो? डैम में जब हॉरिजॉन्टल वाले में लेकर आइए, यहां पे कैमरा लाइए, हॉरिजॉन्टल है, अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल वाले में तो डैम में भी एक एक्स्ट्रा फोर्स आया, पानी में भी एक हाइड्रोडायनामिक फोर्स आया, और हाइड्रोस्टैटिक पहले से ही था. इतने सारे फोर्सेस जो आगे की तरफ लग रहे हैं, अगर इन फोर्सेस की वजह से स्लाइड नहीं किया, ओवरटर्न नहीं किया, तो ऐसे में कोई और केस ले लोगे तो भी स्लाइड ओवरटर्न नहीं करेगा. तो ये हमारा वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन होता है जब पानी में फोर्स लगेगा अर्थक्वेक का. इन विच डायरेक्शन?
इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब ये 3 केसेस, पहले ये दिखा दो, ये वाला केस एक बार दिख रहा है, अब दूसरा वाला दिखा दो, ये वाला दूसरा हिस्सा, और तीसरा आ गया, चलो बढ़िया। सो द नेक्स्ट इज earthquake force on water in which direction? In vertical direction, in vertical direction. Think about it, ठीक है, सोचिएगा इसके बारे में कि अब जैसे यहाँ पे डैम है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे पार्ट वर्टिकल पार्ट इंक्लाइंड बना दिया। रीजन है क्योंकि वर्टिकल जो है, जो जैसे देख रहे हैं, अगर मान लीजिए ऐसे सपोर्टेड होगा, एक जनरल केस में ले रहा हूँ, तो कुछ पानी बेस पे सपोर्टेड भी होता है, हमने देख रखा है ना, यहाँ पे भी पानी दिखा देते हैं, ठीक है चलेगा। अब एक केस है इसी तरीके का, दूसरा कॉपी एंड पेस्ट दूसरा केस बना देते हैं, तो ये दूसरा केस इसमें भी ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक, इसमें भी ये देखिए पोर्शन जो है बेस पे सपोर्टेड है, ये पोर्शन बेस पे सपोर्टेड है, बेस पे सपोर्टेड, ठीक। इसमें अर्थ इज मूविंग, अर्थ मूव्स अपवर्ड, अर्थ मूव्स अपवर्ड, इसमें अर्थ मूव्स डाउनवर्ड। बताइए हम किसे बचाना चाह रहे हैं, पानी को कि डैम को? हम डैम को बचाना चाह रहे हैं, राइट। तो मुझे बताइए अर्थ मूव करेगा अपवर्ड, तो अब डैम का तो हमने पर्सनली देख लिया, अब पानी की बात करते हैं। अगर अर्थ मूव करेगा अपवर्ड तो डैम पे जो रिएक्शन आएगा वो नीचे आएगा, पानी जो इसके ऊपर सपोर्टेड है इस पे भी रिएक्शन किधर आएगा? नीचे की तरफ। इस पे भी रिएक्शन किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इससे डैम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इससे डैम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी दोस्तों। द डैम स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज आवर रिएक्शन of the water is going to increase, isn't it? Because it is also going to experience that force in the downward direction, right? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हमारा हो गया सेफ कंडीशन, ये हो गई कैसी? एक सेफ कंडीशन हो गई। तो ये क्रिटिकल नहीं है, हमें कौन सी कंडीशन खोजनी है? जो खराब हो, जो क्रिटिकल कंडीशन हो। ये देखिए शायद ये हो जाए। इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे ये नीचे की तरफ ये W लग रहा था, अब ऊपर में लग गया एक Fv, तो ये रिड्यूस डाउन हो गया। मोरओवर इसको सपोर्ट करता हुआ देखेंगे, ये जो पानी था ये तो था ही, अब पानी पे भी ऊपर की तरफ एक लग गया, FvW कह दे रहा हूं पानी पे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर की तरफ लग गया FvW। बात समझ रहे हैं? तो हमें इस केस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। अगर हमने डैम का डिजाइन कुछ ऐसा करके रखा है जिसमें डैम को हर तरफ से स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ अर्थ मूव करती है पूरी स्टेबिलिटी कंपेंसेट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, रिड्यूस डाउन हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये सब रिएक्शंस ऊपर ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। अगर इस कंडीशन में सेफ हो गया तो डेफिनेटली बाकी सारी कंडीशन में सेफ ही रहेगा। अगर पानी का लगता रहेगा लोड विदाउट एनी रिडक्शन इन दिस Fe, सो Fe ना आए और नॉर्मल लोड अगर पानी का लगता रहे नीचे की तरफ, जिसको हम लोग कल कह रहे थे W हेड और W टेल, W हेड और W टेल, तो ऐसे में वो सेफ ही रहेगा। तो हम इस कंडीशन के लिए अगर प्रिपेयर हो गए कि सारे फोर्सेस ऊपर की तरफ लग के डैम के खुद के सेल्फ वेट को भी रिड्यूस किए, और जो फोर्सेस डैम को कंपेंसेट कर रहे थे अब वो फोर्सेस भी कंपेंसेट नहीं कर पाए। इनफैक्ट कुछ लिटरेचर में ये लिखा हुआ है कि पानी को ही हटा दो, पानी को ही हटा दो, यहाँ पे सिर्फ डैम को ही कंसिडर करो। आप खुद ही सोचो, अगर मैं पानी को यहाँ पे रखता हूं तो एक तरीके से कुछ ना कुछ तो ऊपर से फोर्स में दिखा ही रहा हूं ना, जो डैम को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। मान लो कि पानी होता ही नहीं, मतलब पूरा ही कांटेक्ट लूज हो जाता और पूरा ही कांटेक्ट खत्म हो जाता, तो पानी को उड़ा दो। कुछ लिटरेचर ये कहते हैं कि पानी को तो यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर पानी आप ऐसे से दिखा रहे हो रिड्यूस हो रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो है नीचे की तरफ। ध्यान से सुनो, अगर ये रिड्यूस हो रहा है फिर भी कुछ ना कुछ तो है नीचे की तरफ, तो डैम में स्टेबिलिटी बढ़ाया। तो अगर पानी यहां से भी हटा दें और यहां से भी हटा दें, तो डैम अकेला ही अगर सक्षम है, डैम अगर इंडिविजुअल ही कैपेबल है टू रेजिस्ट दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, तो दैट मीन्स इफ द वाटर विल बी देयर, in fact that water is in fact whatever be the water,
either it will have some contact or it will not have the contact. Even if it has some contact, it will definitely stabilize the dam further. So in this case, it is always better to not consider the water at all. Don't consider this case at all, in fact. Don't have to consider this case at all, because if you consider this case where you are considering the vertical forces on the dam body, so that is giving you a comparatively safer value always. If the dam is standing alone, there is no water to compensate, no force on the upstream and the downstream, no W head, no W tail, and in that case, if the dam is experiencing its own FV, and if it is stable here, if some water will come here, definitely it will be more stable. So in this case, I would say, there is no need to consider this case at all, because if you are considering this case, you are making the dam more safe. But we have to not check in a safe condition, we have to check in a critical condition. Got the point? आपको क्रिटिकल कंडीशन पे चेक करना है, इसी वजह से इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी कारण आप किताबों में देखेंगे जो भी अर्थक्वेक फोर्सेस को कंसीडर करने वाले क्वेश्चंस हैं, इफ यू सी इन द बुक्स, दे डोंट कंसीडर दिस, डोंट थिंक अपॉन इट मच नाउ, because if you consider this, definitely it is going to be safe, because I told you the k values, it ranges between 0.1 to 0.2 g. so ऐसा नहीं होगा कि ये पानी उछल के ऊपर चला जाएगा और ये उछल के ऊपर चला जाएगा, कांटेक्ट लूज होगा बस। अगर वो g से बड़ी वैल्यू होती तब पानी पूरा ऊपर चला जाता, समझ रहे हो, लेकिन अभी भी कांटेक्ट में तो है। और अगर थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट में है पानी, तो डैम में स्टेबिलिटी एनहांस कर ही रहा है। हम तो क्रिटिकल केस चाहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस केस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जितना भी हमने अर्थक्वेक फोर्सेस को अभी तक के पढ़ा है, जहां पे केसेस हमने स्टार्ट किए, आई वुड सजेस्ट यू वॉच इट अगेन, एक बार फिर से देखिए कौन से फोर्सेस कब कब किस डायरेक्शन में कंसिडर करने होंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ कमिंग टू अवर माइनर फोर्सेस, जिसमें कि सिल्ट प्रेशर फोर्स देखते हैं अभी। लेट अस सी सिल्ट प्रेशर फोर्स ऑन द डैम बॉडी। डैम की बॉडी पे सिल्ट प्रेशर फोर्स, देखिए क्या होता है, रिजर्वायर में पानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है वो ठहरा हुआ रहता है। द वाटर इन द रिजर्वायर इज स्टिल वाटर, and definitely it is not the filtered water just like your drinking water. It contains a lot of suspended solids. Those suspended solids mainly they carry the silty particles which can easily settle down. तो ये जो silty particles होते हैं रिजर्वायर के पानी में, ये बड़ी आसानी से सेटल कर जाते हैं, ठीक बात है। silty particles जो easily सेटल कर जाते हैं, तो ये यहाँ पे इस तरीके से पूरे के पूरे रिजर्वायर में, जब हम रिजर्वायर की प्लानिंग वगैरह करते हैं, तो पहले से ही हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारा पोर्शन ऑफ द रिजर्वायर उसमें इस तरह का सिल्ट डिपोजिशन हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। बहुत सारा पोर्शन में इस तरीके का सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा, और सिल्ट डिपॉजिट होता भी है। ये जो सिल्ट डिपॉजिट होता है जो डैम के नजदीक होता है, द सिल्ट विच इज डिपॉजिटेड नियर द सरफेस ऑफ द डैम exerts a force on the dam. The rest of the silt is not at all of our importance right now. बाकी का सिल्ट हमारे अभी फिलहाल काम का नहीं है। बाकी का सिल्ट जो है रिजर्वायर में हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ उतना ही सिल्ट है जो डैम के कांटेक्ट में है। तो जितना भी मास ऑफ द सिल्ट डैम के ऊपर जमा हो गया है, तो उसका अगर हम किसी तरीके से वेट निकाल लें, डेंसिटी वगैरह से, कोई शेप वगैरह दिया हो, कोई डिफाइंड शेप दे दिया, मान लो बोल दिया कि इस तरीके का सिल्ट का शेप है, ऐसा कुछ डिफाइंड शेप दे दिया, तो हमने क्या किया, हमने इस शेप का एरिया निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 करके वॉल्यूम निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करके क्या किया, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करके मास निकाल लिया। तो ऐसे करके मान लीजिए हमें ये वेट ऑफ द सिल्ट मिल गया। तो जिस तरीके से इसके ऊपर पानी था, जिस तरीके से बेस के ऊपर जो वाटर था वो डैम की स्टेबिलिटी एनहांस कर रहा था, वैसे ही ये जो वेट ऑफ द सिल्ट सपोर्टेड ओवर द बेस है, वैसे ही जो ये वेट ऑफ द सिल्ट सपोर्टेड ओवर द बेस है, ये डैम की स्टेबिलिटी ये भी बढ़ाएगा। तो जब हम W टोटल अब लिखेंगे, तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, W टोटल इन जनरल, अब कोई वैल्यू है इसमें नहीं है, वो केस टू केस चेंज होगा।
लेकिन इन जनरल हम लिखेंगे सेल्फ वेट प्लस हेड वाटर का वेट प्लस टेल वाटर का वेट प्लस सिल्ट का वेट प्लस सिल्ट का वेट, ये सब इंक्लूड हो जाएगा, हर चीज इंक्लूड हो जाएगी। सेल्फ वेट, हेड वाटर का वेट, टेल वाटर का वेट और सिल्ट का वेट, वो जनरल हो गया। अब जिस केस में जो चीज है वो इंक्लूड कर लेना। यहां पे मैंने जानबूझ के इंटेंशनली इसको इंक्लाइंड रखा है, इसको हमने यहाँ पे इंक्लाइंड इसलिए रखा है ताकि आपको सिल्ट का जो वेट उसके ऊपर आया उसको लगता हुआ हम दिखा सकें। लेकिन अगर मान लीजिए वर्टिकल ही फेस होता, इस तरीके से वर्टिकल फेस होता और सिल्ट यहाँ पे ऐसे जमा हो जाती, तो क्या बेस पे वेट ऑफ द सिल्ट लेते आप? क्या आप ये डब्ल्यू सिल्ट यहाँ पे कंसिडर करते? नहीं, वो बेस पे तो आ ही नहीं रहा, वो डैम की बॉडी पे नहीं आ रहा, वो तो जमीन पे आ रहा है कहीं और, तो ये डैम की स्टेबिलिटी को एनहांस नहीं करेगा, तो यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। तो जहां पे कंसिडर करना होगा वहीं पे कंसिडरेशन होगा। अच्छा, इसके अलावे एक और चीज है दोस्तों, और वो ये है कि ये जो सिल्ट, लेट अस सपोज की हाइट जो है, जो सिल्ट की डिपॉजिटेड हाइट है वो h डैश है। व्हाट इज h डैश? हाइट ऑफ सिल्ट डिपॉजिटेड, हाइट ऑफ सिल्ट डिपॉजिटेड, ये है h डैश। तो ये क्या करता है, हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े हैं ना कि इट विल ट्राई टू पुश द वॉल, and since it will try to push the wall, it will generate an active earth pressure, it will generate an active earth pressure towards the wall, है ना, ये towards the wall, 0 से लेकर के Ka गामा सबमर्ज्ड इनटू h डैश। क्या लिखा मैंने? Ka एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, रैंकाइन्स एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, दैट इज Ka, 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। सही बात है। गामा सबमर्ज्ड क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा सबमर्जेंस में है, ये जितना भी सिल्ट होगा यहाँ पर, ये जो डिपॉजिटेड है ये डैम के बेस के ऊपर, ये सब किस में है? ये सब पूरा का पूरा सबमर्जेंस में है, तो गामा सबमर्ज लिख दिया इनटू h डैश, ये इसकी इंटेंसिटी हुई, 0 से वेरी कर रही है Ka गामा सबमर्ज h डैश तक के। तो अगर सिल्ट प्रेशर फोर्स दिखाना है हमें, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P सिल्ट से, व्हाट इज P सिल्ट? P silt is the silt pressure force, silt pressure force, तो P silt हो जाएगा, P silt क्या हो जाएगा? हाफ इंटू Ka इंटू गामा सबमर्ज इंटू h डैश स्क्वायर इंटू 1 को तुम लोग भूलना नहीं, 1 को नहीं लिखोगे तो यूनिट मैच नहीं हो पाएगा, नहीं तो ये यूनिट क्या रह जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे मैंने फोर्स लिखा है तो यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए किलो न्यूटन में, तो इसी कारण 1 हर जगह लिख करके आप दिखाएंगे। आप अभी समझ जाएंगे, आप बोलेंगे 1 की सर क्या ही जरूरत है, अब हमको समझ में आ गया है। बार बार लिखना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, बार बार लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये आदत में डालना है, ये सब आदत की बात होती है। एक बार आदत पड़ जाए, अच्छी आदतें तो भी अच्छी बात है, एक बार बुरी आदतें पड़ गई तो वो भी छूटते नहीं छूटती, है ना। तो आदत डाल लो, अच्छी अच्छी आदतें डाल लो, एग्जाम में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ये क्या है? 1 मीटर है। 1 मीटर क्या है? ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है। ऑल राइट देन, सो इस तरीके से सिल्ट प्रेशर फोर्स ऑन द डैम बॉडी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो इसको आप दिखा, ये तो दिख ही रहा होगा, है ना। चलो ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज विंड एंड वेव प्रेशर फोर्स, विंड एंड वेव प्रेशर फोर्स। देखिए ऐसा है, विंड और वेव को हम लोग साथ में ले लेते हैं, वी कंसिडर विंड एंड वेव टुगेदर, राइट। व्हाई वी डू दैट? बिकॉज दैट is the basic reason, because the waves are generated because of the winds, waves are generated because of the winds, and sometimes there will be windy areas, कभी कभी होंगे एकदम windy areas होंगी जहाँ हवाएं बहुत चलती हैं, बहुत तेजी से चलती है, इंटेंसिटी हाई होती है, तो वहां पे विंड एंड वेव प्रेशर फोर्स लेना पड़ सकता है। किस तरीके से कंसिडर करते हैं विंड एंड वेव प्रेशर फोर्स? वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ड्यू टू विंड ओनली, so in fact I am considering a wave pressure force, indirectly I am automatically considering the wind pressure force also, isn't it? So इसी वजह से wind and wave pressure force को साथ साथ लेते हैं, और ये एक minor force होता है, it is not a major force, it is a minor force. The rest of the forces
which we have seen, first, second, third and fourth, those are the major ones. Then the silt pressure force, this one we saw just before that, just before this one, that is a minor one. This is also a minor force, okay. And in order to consider that, इसको consider करने के लिए हम क्या करते हैं, वेव प्रेशर फोर्स देख लेते हैं, क्योंकि विंड की वजह से ही वेव्स जनरेट होती है, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं एक टर्म आपको पहले फेमिलियर करवा दूं, दैट टर्म इज कॉल्ड एज fetch of a reservoir. First, let us be familiar with a term that is called as fetch of a reservoir. Fetch खेलते हैं ना, दूर कहीं जितना दूर हो सकता है फेंकते हैं और फिर बोलते हैं fetch, है ना, मतलब लेकर के आओ, मतलब अपने पेट्स वगैरह के साथ जनरली लोग fetch खेलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी fetch है। fetch का मतलब यहाँ पे दूरी ही है, fetch का मतलब यहाँ पे दूरी यानी तो डिस्टेंस ही है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक टॉप व्यू दिखाते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह का जहां पे डैम वगैरह है, तो मान लीजिए कि इस तरीके से एक रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर का ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट दिस इज द लोकेशन ऑफ द डैम। मान लो कि ये है हमारे डैम का लोकेशन, ये यहां पे हमने डैम बना रखा है, ये डैम है, टॉप व्यू है, ठीक है, हमने यहाँ पे डैम बना के रखा है। अब हम क्या करेंगे कि ये रिजर्वायर का साइड है, मतलब रिवर फ्लो कैसे कर रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, और ये हमारा पूरा रिजर्वायर है, ये पूरा रिजर्वायर है, और ये है हमारा डाउनस्ट्रीम साइड, दिस इज अवर डाउनस्ट्रीम साइड, ऑलराइट। हम क्या करेंगे, हमारे डैम की बॉडी से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अवर डैम वी आर गोइंग टू फाइंड द लॉन्गेस्ट, we are going to find the longest uninterrupted straight line distance to any point on the reservoir. From the dam we are going to find the longest uninterrupted straight line distance to any point on the reservoir, that is called as fetch. मतलब सिंपल सी भाषा में हम डैम के वेरियस पॉइंट्स को देखेंगे और इन वेरियस पॉइंट से लाइनें बनाना शुरू कर देंगे, इस तरीके से। मैपिंग से होता है, मतलब वहां जाके लाइनें नहीं खींचनी है आपको, आपको मैपिंग करनी है, मैपिंग करनी है। और मैपिंग करते करते आपको देखना है कि डैम के बॉडी का कोई भी पॉइंट, मैप लो उस जगह का, उस पॉइंट से कितना मैक्सिमम दूरी, कितनी मैक्सिमम दूरी तक हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ऐसा ना हो कि जैसे मान लो आप कह रहे हो कि सर ये है सबसे लंबी लाइन, मान लो आप कह रहे हो सर ये वाली है सबसे लंबी लाइन, मतलब कहीं देखो रिजर्व यहाँ पे आगे आगे और रिवर होगी, कहीं दूर जा रहा होगा, हमें भी नहीं मालूम कि कहाँ तक जा रहा है, ये रिवर ऐसे घूम फिर रही होगी, हमें भी नहीं मालूम है कहाँ तक जा रहा है। तो ये आप कह रहे हो कि सर ये फेच है। पता चला बीच में कोई इस तरीके का आइलैंड आ गया, ऐसा आइलैंड आ गया बीच में, ठीक है, बीच में कोई आइलैंड आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो फिर ये फेच नहीं कहलाएगा। अनइंटरप्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो कोई ऐसा इस तरह का इंटरप्शन बीच में नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर वाटर में होना चाहिए डिस्टेंस, क्लियर वाटर में विदाउट एनी इंटरप्शंस, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स कॉल्ड एज फेच, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स कॉल्ड एज फेच। दिस वाज प्रपोज्ड टू टेक बाय स्टीवेंसन, ये एक साइंटिस्ट थे स्टीवेंसन, उन्होंने अपने फॉर्मूले डेवलप किए जिनको हम लोग कहते हैं स्टीवेंसन्स फॉर्मूले। क्या कहते हैं, स्टीवेंसन्स फॉर्मूले। तो उन्होंने प्रपोज किया कि अगर आपको कुछ पैरामीटर जैसे कि हाइट ऑफ द वेव चाहिए, कि वेव की हाइट कितनी जनरेट होगी, तो वो हाइट ऑफ द वेव निकालने के लिए आपको ये फेच की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। और कैसे करते हैं, मैपिंग करते हैं, उस जगह का मैप उठाते हैं और मैपिंग कर करके स्केलिंग, मैपिंग, ये सब की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम फेच की वैल्यू को निकालते हैं। और फेच की वैल्यू क्या हेल्प करेगी, फेच की वैल्यू जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज द फेच ऑफ रिजर्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं किलोमीटर में। दोस्तों किसमें लिखेंगे, किलोमीटर में लिखेंगे, ठीक है। अभी इंपेरिकल इक्वेशन बताऊंगा, इन्होंने टेस्टिंग के बाद वो इक्वेशन दी है, तो इंपेरिकल इक्वेशन है, लेकिन फेच की वैल्यू आप लिखोगे किलोमीटर में। और v की वैल्यू, v है विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी लिखोगे किलोमीटर पर आवर में, kmph में। तो इन दोनों की मदद से स्टीवेंसन ने बताया कि आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, हाइट ऑफ वेव,
वेव की हाइट कितनी होगी, क्योंकि क्या होगा देखिए, हवा चलेगी इस तरीके से, ऐसे ऐसे हवा चलेगी तो वेव्स उठेंगी, वेव्स उठेंगी, और वेव्स जाके टर्मिनेट कहां करेगी, ये क्लियर डिस्टेंस है तो वेव जाके टर्मिनेट करेगी डैम की बॉडी पे, डैम की बॉडी पे जाके टर्मिनेट करेगी, तो कितनी हाइट ऑफ द वेव जनरेट होगी वो निकालने के लिए इन्होंने एक्सप्रेशन दिया। हाइट ऑफ द वेव एच डब्ल्यू मीटर में निकलता है इस फॉर्मूले से, हाइट ऑफ द वेव एच डब्ल्यू मीटर में निकलता है इस फॉर्मूले से। दो फॉर्मूले, दो केस हैं। पहला केस मैं बता रहा हूं, पहला है 0.032 अंडर रूट ऑफ वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 f to the power 1/4। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, ये पहला केस है, एंड इट इज यूज्ड व्हेन फेच का वैल्यू इज लेस देन 32 किलोमीटर। So dear friends, you use this formula only and only when the value of fetch is less than 32 kilometer. That means if you are, for example, seeing by this mapping, this value is like 30 kilometer, 20 kilometer, 15 kilometer, something like that, then this will be the expression to calculate the height of the wave generated on the body of the dam. Okay. Similarly, second case is you can find out the height of the wave in meter when the fetch value is more, and that formula is 0.032 under root of Vf only. It is used when fetch value is obviously greater than or equal to 32 kilometer. It is used when fetch value is greater than or equal to 32 kilometer. मतलब equal to अगर sign है, ध्यान रखिएगा, if equal to sign is there, then this case number 2, this formula will be used. Otherwise, if less than 32, then this will be the additional part. This will be the additional part. And I have already told you that there are some mistakes in various books, but you don't have to refer actually the books if you are referring, just because if you are in third year, maybe second year or so, so people might think to refer, people might get, a kick out of that कि चलो book भी refer कर लिया हमने, हमारी preparation अच्छी हो रही है, मजा आ रहा है। तो अगर ऐसा मजा ले भी रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना, ले लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। ये फॉर्मूला जो है किताबों में f to the power 3/4 दिया है, अब फिर मेरे को मत बोलना सर f to the power 3/4 है, ये f to the power 1/4 होता है, ठीक है। अब तुम लोग एसके कर तो तुम्हारे पास रहती ही है, नहीं तो लाइब्रेरी में रहती है, तो वहां पे तुम लोग देखते हो फॉर्मूले गलत दिया रहता है, तो मिसप्रिंटेड है। f to the power क्या होता है, 1/4 होता है, 3/4 नहीं होता है। मैं हर चीज यहीं पे बता दे रहा हूँ, हर चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई आपको डाउट ही ना रहे, ठीक है। हर चीज यहीं पे क्लियर हो जाएगी आपकी, एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर ओनली। इनफैक्ट आफ्टर दिस व्हेन यू विल कम इन द क्लास हियर, आई एम गोइंग टू टीच एग्जैक्टली द सेम थिंग, नो चेंज एट ऑल। आई एम गोइंग टू टीच एग्जैक्टली द सेम थिंग, नो चेंज एट ऑल। you will feel as if you have studied everything. Everything will be same, my delivery will be same, everything, methodology will be same, what I am saying will be same, everything will be same only. Yeah, obviously some examples change with respect to class and all, so but concept थोड़ी change होगा, और basic जो चीजें हैं वो भी same है, everything is going to be same. So if you are studying this thing, this course properly, understand your irrigation engineering is done, खत्म, complete, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को ठीक से कर लिए, सारी वीडियोस देख लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग की, समझ लो क्लास कर लिए हो, समझ लो क्लास कर लिए हो, लेकिन फिर भी हम क्लास लेंगे दोबारा, क्योंकि मेडिजी इज एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट प्राइमरली, नॉट एन ऑनलाइन। दिस इज द ऑनलाइन सपोर्ट वी आर गिविंग, हाउएवर वी आर गोइंग टू टीच द सेम थिंग वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एट ऑल कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा वैसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है सब है, आप लोग हमारे बच्चे हो, हमारे स्टूडेंट हो सारे के सारे, तो जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं एग्जैक्टली वही है, क्लास में आओगे तो भी यही सुनने मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ऑल राइट, चलो फिर, तो ये हुई बात हमारी हाइट ऑफ द वेव निकालने की। बट वी आर नॉट हैविंग अ फाइनल अल्टीमेट एम टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वेव। we have found out the wave, but our ultimate aim is not to find out the height of the wave. We have to find the wind and wave pressure force. What do we have to find? We have to find wind and wave pressure force. So how to find out the force? देखिए, let us suppose that this is this dam, okay,
सो ये है डैम, ठीक, और ये है डैम का स्टिल वाटर सरफेस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टिल वाटर सरफेस। ऊपर तक आता है ना, स्टिल वाटर सरफेस। तो वेव जनरेट हो रही है दोस्तों, वेव्स जो जनरेट हो रही है इस तरीके से, और ये जाके अल्टीमेटली कहां टर्मिनेट कर रही है सारी वेव्स? इस तरीके से टर्मिनेशन हो रहा है डैम की बॉडी पे। तो डैम पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी है डैम की बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई वहां से आया दूर से, और वहां से आके फुल स्पीड में आके भिड़ गया, कहां पे? बोर्ड में आके भिड़ गया, तो बोर्ड उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ना, वो दीवार है, ये क्या है, वॉल है, तो इट विल एब्जॉर्ब इट्स एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे भी पानी आया बड़ी तेजी के साथ, डैम ने उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, राइट? तो कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस किया डैम ने, तो वही फोर्स हमें निकालना है, समझ रहे हो? वही फोर्स अपने को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा जूम इन करो, इसको जूम इन करके देखो कि क्या हो रहा है। चलो, तो इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये रहा, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। ये रहा डैम का क्रेस्ट, ये रहा डैम का क्रेस्ट, ठीक, और ये रहा डैम का अपस्ट्रीम फेस, ये रहा अपस्ट्रीम फेस, ठीक। अब ये हमारा है स्टिल वाटर सरफेस। ये क्या है? ये है स्टिल वाटर सरफेस, बट अभी स्टिल तो नहीं रहा, अभी आ गया है उसमें एनर्जी, विंड की वजह से वेव उठ चुकी है। तो भाई इस तरीके का कुछ ऐसा वेव फॉर्म जनरेट हो गया है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा वेव फॉर्म जनरेट हो गया है। हमारा जो कोड है इससे रिलेटेड वो ये कहता है कि अगर हाइट ऑफ द वेव आपने निकाल रखी है, जो कि है क्या, एच डब्ल्यू, अगर आपने हाइट ऑफ द वेव निकाल रखी है जो कि है क्या, जो कि है, मैं अपस्ट्रीम फेस हटा रहा हूं, ठीक है, समझ गए ना, हाइट ऑफ द वेव निकाल रखी है आपने एच डब्ल्यू, तो आप जो मान के चलेंगे कि जो डैम के बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये पूरी डैम की बॉडी चल रही है नीचे, ठीक है, यहां पे भी, इसके आगे और है, और नीचे ये और है, ठीक है, और ये पूरा डैम है। तो बात समझो कि ये कहता है कि आपकी वेव जो जनरेट होती है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे भी टर्बुलेंस कॉज कर देती है, नीचे भी टर्बुलेंस कॉज कर देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां तक वेव है वहीं तक के उतनी हाइट तक फोर्स लगता रहेगा डैम की बॉडी में, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हाइट ऑफ द वेव इतना है तो इतनी हाइट तक फोर्स लगेगा, इसका डिस्टरबेंस प्रोपगेट करेगा, इट्स डिस्टरबेंस इज गोइंग टू प्रोपगेट वेयर, इट्स डिस्टरबेंस इज गोइंग टू प्रोपगेट थोड़ा सा नीचे ऑल्सो, इट्स डिस्टरबेंस इज गोइंग टू प्रोपगेट थोड़ा सा नीचे ऑल्सो, मतलब its distance is going to propagate below this height of the wave also, ठीक है। So this is going to propagate here, and therefore when you draw the stress distribution diagram, the stress distribution diagram, भैया आखिरी में ले आओ, stress distribution diagram, so what you have to do is you have to take 5/3 HW into consideration. How much? 5/3 HW into consideration. And the stress distribution diagram is like this. ऐसा होता है stress distribution diagram. It is like this. And completely it is theoretically, experimentally found out. It cannot be derived theoretically. So this, okay, and this and this. As you can see, there is this particular value which is of utmost importance, my dear friends, isn't it? This value is of utmost importance because this stress distribution diagram, triangular, it will have a peak value of stress. That peak value of stress, my dear friends, is represented as small pw. That peak value of stress, my dear friends, is represented as small pw. After doing a lot of experiments, after experimentations, all of these are observations, you have to understand. So Pw is found out to be 2.4 gamma WHW. Pw is found to be 2.4 gamma WHW, but that is the stress value. You can check the units also. Gamma W is kilonewton per meter cube into meter, kilonewton per meter square. So this is actually the stress value, but we need
we need force. So what will be the total wave pressure force? So the total wave pressure force Pw will be equal to half into base into height. So half into base is our 5 by 3 HW multiplied by height is 2.4 gamma W HW. I need more space, so I'll write down from here. Pw is equal to half into base, that is 5 by 3 HW, into height, that is 2.4 gamma W HW, and obviously multiplied by 1 also, right? Because this stress distribution diagram, you will take the width also, that will be 1 meter, right? And when you will compute this, this will be 2, this is 1.2, and then 5 into 1.2, that is this 60, right? 60 by 3, 20. So this will become 2 gamma W HW square into 1. So this is the formula now for the total wave pressure force. In the examination, if it is asked to find out the maximum stress which the wave can generate, your answer will be 2.4 gamma W HW. If it is asked the total wave pressure force, your answer will be 2 gamma W HW square. Got the point? Got the point? Now where it acts, the point is where this thing acts. Understand from this stress distribution diagram. I'll mark the point. For example, if this is a free water surface, I'm removing this arrow so that you are able to understand it in a better way. I'll remove the arrows, okay? So this is the stress distribution diagram. You understood that these are the stress values acting on the dam body. Okay, so here is this dam body. This is the dam body on this side, right? So this is the dam body fully. Now understand that if this is the still water surface, this is the still water surface which I have already shown there. I have already shown there. So Pw acts at a height of HW by 8. Pw acts at a which height? HW by 8. How do you find out HW? We know Stephenson's formula. And Pw acts here at a height of HW by 8. From where? From the still water surface. From where? From the still water surface. And the net force is what? The net force is this one, my dear friends. The net force is this, Pw. This wave pressure force, Pw. This acts at a height of, from the still water surface, this acts at a height of 3 by 8 HW. This acts at a height of 3 by 8 HW. So all of these are so many objective points of gate of ESC. All of these are many objective points of gate and ESC. Remember that from the still water surface, the maximum stress occurs at HW by 8 height. From the still water surface, the total force acts at a height of 3 by 8 HW from the still water surface. All right, very clear, right? So let's come back here and start writing some theory. Some theory is required before writing all this down. थोड़ा सा theory लिखने का है. चलिए लिखिए. थोड़ा सा theory लिखिए. Wind and wave pressure force में. Waves are generated. Waves are generated due to winds. Waves are generated due to winds blowing on the surface. Waves are generated due to winds blowing on the surface and ultimately terminating in the dam body. And ultimately terminating in the dam body. And ultimately terminating in the dam body. Full stop. Ultimately terminating in the dam body. Full stop. This generates extra force on the dam body. This generates extra force on the dam body. बोर्ड दिख रहा है ना? मैं तो नहीं दिख रहा हूँ. ठीक है, बोर्ड दिखाओ. ठीक. This generates
extra force on the dam body called as wave pressure force. This generates extra force on the dam body called as wave pressure force. Wave pressure force. अभी क्या है ना, सुबोध को सब सिखा रखा हूं मैं, तो अभी अब आपके साथ भी थोड़ी ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रहे, ऐसा नहीं, मेरे को कोई ऐसा नहीं, जो भी रहे एक बार लेकिन सिखाना पड़ जाता है ना, जैसा अपने को चाहिए। ठीक है। This generates extra force on the dam body called as wave pressure force. Full stop. The wave pressure force depends upon height of the wave. The wave pressure force depends upon the height of the wave. The wave pressure force depends upon the height of the wave, which in turn depends upon wind velocity, which in turn depends upon wind velocity, which in turn depends upon wind velocity and fetch of the reservoir, which in turn depends upon wind velocity and fetch of the reservoir, wind velocity and fetch of the reservoir. Now give a subheading fetch, fetch of a reservoir. Give a subheading fetch of a reservoir, fetch of a reservoir. Write down its definition. Write down its definition. It is defined as the longest uninterrupted. It is defined as the longest uninterrupted. It is defined as the longest uninterrupted straight line distance. It is defined as the longest uninterrupted straight line distance, longest uninterrupted straight line distance from any point on the dam, from any point on the dam to any point on the reservoir, from any point on the dam to any point on the reservoir, from any point on the dam to any point on the reservoir. चलो, इसके बाद लिखना है अपने को पूरा। अब आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा दिखाते जाओ, यहां से जहां तक दिख रहा है, फिर ये वाला हिस्सा, और फिर आखिरी वाला पूरा आ गया, ये वाला आ गया। चलो बढ़िया, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, दैट इज आइस प्रेशर फोर्स। देखिए, आइस की वजह से, जब आइस बनेगी तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा डैम के सरफेस पे। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइस is approximately 5 times of that of concrete. So you understand that there will be huge amount of expansion whenever the ice will be formed, when the water will be converted to ice. जब भी पानी कन्वर्ट होगा आइस में, तो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वॉल्यूम काफ़ी बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम काफ़ी बढ़ेगा, आप तो ये भी देख सकते हो, 1 लीटर की बॉटल पूरी भर दो, और पूरी 1 लीटर की बॉटल भर के, प्लास्टिक बॉटल भर के उसको फ्रिज में रख दो पूरा भर के, जब वो आइस बनेगा ना तो बॉटल पूरी स्वेल अप हो जाती है, बॉटल ही डैमेज हो जाती है, मतलब जो कितना ज़्यादा फैल जाता है, होता है नहीं होता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी, कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे हम लोग जो डैम बनाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, जहाँ पे ठंड के टाइम पे टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है।
तो ऐसे में टॉप सरफेस पे आइस बन जाती है, टॉप सरफेस पे आइस बन जाती है। तो आइस की एक लेयर हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये पहले वाटर था, अब ऐसा नहीं रहा, अब ऊपर में एक लेयर बन गई आइस की। सो दिस इज अवर आइस लेयर एंड बिलो दैट देयर विल बी वाटर. So that hydrostatic, that contact forces, everything will be as it is taken. However, due to the formation of ice, definitely the ice will expand in all possible directions. Ice जब बनेगा तो water is going to expand in all possible directions, and therefore it is also going to expand in the direction of the dam also. और डैम की बॉडी में जब वो एक्सपेंशन होगा, डैम की बॉडी में नहीं, सॉरी, डैम की बॉडी के आसपास जब वो एक्सपेंशन होगा, जब नियर बाय द डैम बॉडी, तो डैम विल एक्सर्ट an extra force on itself, and that extra force will be called as ice pressure force. How do we take into account? So as per the Indian conditions, we take ice pressure of ice as around 50 kilonewton per meter square. How much? 50 kilonewton per meter square. That means 1 meter square of contact of ice with dam is going to generate a force of 50 kilonewton. It can go up to a maximum of P ice max up to a maximum of 500 kilonewton per meter square also. It can go up to a maximum of 500, but usually we take it as 50. In our country ice is not that of a issue because most of the times जितने भी हमारे डैम्स बने हुए हैं वहाँ पे मोस्टली पानी ही होता है, और जो अगर आइस बनता भी है तो बहुत ही कम समय के लिए बनता है। इसी वजह से बहुत थिक लेयर आइस की बन भी नहीं पाती, इसीलिए हमारी कंट्री में बहुत बड़ा इशू है नहीं आइस का। इसी वजह से हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आइस प्रेशर फोर्स कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते, आइस प्रेशर फोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारी इंडियन कंडीशंस में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बात समझिए कि कैसे निकालेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में पूछा गया आइस प्रेशर फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे कि हमारे डैम का कितना सरफेस आइस के कांटेक्ट में है, ठीक है, और आइस प्रेशर फोर्स पी आइस निकालना होगा। व्हाट इज पी आइस? पी आइस इज आइस प्रेशर फोर्स. So what we'll do is to calculate this P ice, we'll first of all find out area of dam in contact with ice, and then we'll multiply it by the P ice. P ice is what? The stress which is generated by ice, that is P ice. Okay, so the ice pressure force will be nothing but area of dam in contact with ice multiplied by P ice, whatever it is given in the question. If nothing is given, take 50. Maximum value you can take it as 500 also, just to be on the safer side. You can take it as 500 kilonewton per meter square also. But however in our Indian condition और हमारे एग्जाम्स के पूरे इतिहास को उठा के देख लो, आइस प्रेशर फोर्स कहीं लिया नहीं गया है, क्योंकि हमारे कंडीशंस में बहुत बड़ा एक ये फोर्स नहीं होता है दोस्तों। गॉट द पॉइंट? सो बस सिंपल है, एरिया ऑफ डैम इन कांटेक्ट विद आइस तो निकल ही आएगा। कैसे निकलेगा? थिकनेस ऑफ आइस इनटू लेंथ ऑफ द डैम टू बी कंसिडर्ड। कैसे निकलेगा? थिकनेस ऑफ आइस लेयर multiplied by length to be considered. What is the length to be considered? What is the length which we usually consider? The length which we usually consider is simply 1 meter. So we can take it as 1 meter and multiplied by P ice. So we can find it out like this. Very simple. Thickness of ice layer, ये thickness of ice layer कितना, अगर इसको 3D में इमेजिन करो, कितना लेंथ है इंटू एल लेंथ है, 1 मीटर ले सकते हो, तो ये थिकनेस ऑफ आइस लेयर है T मान लो, तो T इंटू 1, तो वो जाएगा एरिया ऑफ डैम इन कॉन्टैक्ट विद आइस मल्टीप्लाइड बाय P आइस विल गिव यू दिस वैल्यू ऑफ द आइस प्रेशर फोर्स. वेरी सिंपल. चलो यहां से दिखा दो आप. ठीक, आगे हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ फेलियर. आगे हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ फेलियर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, टेंशन एंड कंप्रेशन. सो बिफोर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक which is completely based upon strength of materials, thoroughly completely based upon strength of materials, I would suggest
I would suggest that if you have studied strength of materials, अगर आप strength of material पढ़ चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो बेंडिंग थ्योरी वाला चैप्टर है, ठीक है, बेंडिंग थ्योरी वाला चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स वाला चैप्टर है, ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, इनको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, एक बार इनकी थ्योरी देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पास्ट ईयर पेपर नहीं लगाना है सोम के, आपको सिर्फ इनकी थ्योरी को एक बार अच्छे से देख लेना है. जस्ट लुक एट द थ्योरी ऑफ द बेंडिंग थ्योरी चैप्टर and the transformation of stresses and strains. We don't have to work upon the strains here, we have to work upon only the stress part, not the strain part. All right, so in the next session we are going to see that thoroughly, completely, but before that I want that you should be able to understand it properly, you should be able to get the feel of it properly, and to do that you have to get some basic knowledge of strength of material. And even if you don't have that, if you'll just look at the basic portion from your made easy material, you just look at the basic portion of these two chapters, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बनते हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो एप्लीकेशन पार्ट आपको देखने में बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग. ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल देयर इन दिस सेशन. थैंक यू सो मच.